आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी आवाज़ ही को कर रही है, मुझे पता है, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इस पे बात करने वाले हैं। देखिए, आपको पता ही है कि फ्राइडे को वैसे एक और चीज़ हुई थी। एक श्रीलंकन नागरिक को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि वो ख़त्म हो गया। मतलब समझ लीजिए कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मैंने लेक्चर लिया, आप देखिएगा। उसकी हड्डियां सारी तोड़ दी, पूरी बॉडी जला दी, पैर को छोड़ के सब जला दिया। बहुत ब्रूटैलिटी की हुई है। लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की। तो यहां पे फ्राइडे को एक हैकर था, उसने एक ट्वीट पोस्ट किया। पाकिस्तान की एम्बेसी से एक ट्वीट मारा और यहां पे इसने बोला कि भाई जो ऑफिशियल्स है पाकिस्तान के, 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है। आपको पता है, 3 महीने से महंगाई एकदम आसमान पे। और वही है। अब पहले तो मुझे लगा, जब मैंने खबर देखी, कि यार वाकई में पाकिस्तान एम्बेसी ने ट्वीट कर दिया। बाद में देखा हैक हो गया था इनका। पता नहीं हैक हुआ था कि सच में इन्होंने ट्वीट किया। अब इमरान खान का सबसे फेमस डायलॉग है, आप लोगों को घबराना नहीं है। तो उसने बोला, नया पाकिस्तान, आप लोगों को घबराना नहीं है। ये चीज है। तो हम खैर इस पे नहीं इतना बात करेंगे। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जीडीपी मैं कई बार बता चुका हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जो भी आपके देश में जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे, बन रहे हैं, उसको जीडीपी कहते हैं। हमारी इकोनॉमी वैसे भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी में डिवाइडेड है, ठीक है। ये हम कई बार मैं बता भी चुका हूं। तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक इकोनॉमिक को नापने के बहुत सारे पैमाने होते हैं, लेकिन आप जीडीपी से ही उसको नापेंगे। तो वो 4 ईयर हाई ऑफ 5% इन द फिस्कल ईयर। मतलब ये तो 4 साल में अभी सबसे ज्यादा 5% जीडीपी की ग्रोथ होगी जून 2022 तक। लेकिन क्या एक्चुअली होगी? अरे इट इज रबिश। आप एक बात बताइए, ये बता रहे हैं कि 5% की ग्रोथ, सेम टाइम में महंगाई जबरदस्त है पाकिस्तान में। अब महंगाई क्यों होती है? महंगाई आपकी मौद्रिक नीति, मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से होती है, आपकी बैंक्स की वजह से। तेल महंगा हो गया, उसकी वजह, बहुत सारे, आपकी करेंसी जो है वो वीक हो गई, उसकी वजह से होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस है भाई। पाकिस्तान बर्बाद हो गया पूरी तरीके से। इमरान खान ने खुद बोला था, हमारे पास पैसा ऐसा नहीं है देश को चलाने का। तो बेसिकली जो देश है, इट इज एक्चुअली ऑन द ब्रिंक ऑफ बिग फाइनेंशियल क्राइसिस। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, पॉइंट्स में बात करेंगे। पहला पॉइंट है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी क्राइसिस। तो हम इसको समझते हैं। देखिए, हम जो इकोनॉमी है उसमें एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजें, मैक्रो मतलब जब आप बड़े पैमाने पे आ जाते हो। मैक्रो मतलब वही होता है बड़ा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आ गया? आपका इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट क्या होता है? देखिए, कोई भी ट्रेड होता है, जैसे आप अपनी कंपनी खोलते हो तो आप करंट अकाउंट खुलवाते हो, सेविंग्स अकाउंट तो खुलवाते नहीं हो, चालू खाता होता है, चालू है वो, लगातार ट्रांजैक्शन होता रहता है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये हो, डेफिसिट मतलब क्या हो गया? कमी, ठीक है। यानी कि जितना आ रहा है उससे ज्यादा जा रहा है। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 150 रुपए आपके पास से गया, तो 50 रुपए का डेफिसिट हो गया। और अगर ये करंट अकाउंट में हो रहा है, यानी कि आपके बिजनेस में इतना घाटा हो रहा है, तो करंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब आपका एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो आपका ट्रेड डेफिसिट होगा। फिर उसके बाद करेंसी डिवैल्यूएशन। पाकिस्तान का जो रुपया है, उसकी करेंसी वो बहुत वीक है। आपको पता ना कि एक पाकिस्तान रुपए की शायद 170-180 डॉलर है, ठीक है। भारत का जो $1 है, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ $1 इक्वल टू, अगर इंडियन की बात करें कितना है? 71 है कि 72 है। लेकिन अगर $1 की बात करें, तो अगर पाकिस्तानी रुपये की आप बात करोगे, मतलब $1 इक्वल टू लगभग 170 या 180 पाकिस्तानी रुपये। तो आप देख लीजिएगा, तो करेंसी बहुत ज्यादा वीक है। तो आप समझिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। देन 2 इमीडिएट थ्रेट्स। सबसे पहली कौन सी?
सबसे पहले $263 बिलियन की जो इकोनॉमी है वो कहां से आई है? कर्जा ले लेके आई है, ठीक है ना। ये कर्जा इन्होंने जो इतना लिया है ना, जिसमें आप ग्लोबल डोमेस्टिक फैक्टर्स मिला दीजिए, उसके बाद जो पैंडेमिक ने बैंड बजाई है वहां से 2018 में भी एक फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स क्राइसिस आई थी, ठीक है। देखिए पाकिस्तान के पास भयानक कर्ज है और अभी भी वो कर्ज मांग रहा है। तो ऐसे ही 2018 में भी एक क्राइसिस आई थी जब पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स बचा ही नहीं था। अच्छा, फॉरेन रिजर्व्स का मतलब क्या होता है आप समझो, कैसे ये आपको इफेक्ट करता है। ध्यान से बता रहा हूं मैं आपको। पता ही है कि पूरी दुनिया में जो भी बिजनेस, जो भी ट्रेड होता है वो किस में होता है? डॉलर, ठीक है। 5 बास्केट है ना IMF की, बास्केट ऑफ करेंसीज, ठीक है। तो पूरी दुनिया में डॉलर। अब जिस देश के पास जितना ज्यादा डॉलर होगा, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स उतना ज्यादा बढ़िया होगा। हालांकि फॉरेक्स में SDR भी आ जाता है, डॉलर भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन फिलहाल हम डॉलर मार के चलते हैं क्योंकि पूरी दुनिया से, जैसे अगर आपको तेल खरीदना है तो आप इन टर्म्स ऑफ डॉलर से खरीदोगे क्योंकि डॉलर इज द मोस्ट पावरफुल करेंसी। तो अगर डॉलर या बाकी जो फॉरेन एक्सचेंज हैं, ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो घटने लगे तो इसका मतलब आपका फॉरेक्स घटेगा। आप समझ रहे हो ना कि जैसे मान लो कि आपके पास डॉलर नहीं आ रहा, डॉलर आएगा कैसे? डॉलर जैसे मान लो कि मैं अगर गया अमेरिका, मैं काम कर रहा हूं अमेरिका में, मस्त मैंने काम किया और मैंने पैसे भेजे भारत वापस। अब भारत मैं डॉलर के टर्म्स में भेज रहा हूं, ठीक है ना। भारत मैं अपनी करेंसी तो मैं वहां पे डॉलर में कमाता हूं ना, तो डॉलर्स भेज रहा हूं। इसको कहते हैं रेमिटेंसेस, जो कि भारत में बहुत आता है, समझ रहे हो। दूसरी चीज, आप डॉलर्स खरीद भी सकते हो, खरीदते भी हैं। तीसरी चीज है जो आप पूरी दुनिया से जो आप एक्सपोर्ट करते हो, जो आप बेचते हो, वो भी डॉलर्स, तो वहां से भी डॉलर आ रहा है। जैसे मान लो कि मैंने टेक्सटाइल कुछ कपड़ा बेचा, तो मैंने अगर किसी चीज को बेचा तो डॉलर में ही तो मुझे पेमेंट करेगा, तो वहां से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहते हैं। अब यही फॉरेक्स, क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर पे चलती है, तो यही पैसा तो आप यूज करोगे ना ट्रेड के लिए। तो अगर आपके पास यही नहीं रहेगा, डॉलर ही नहीं रहेगा, तो ट्रेड कहां से करोगे? अब अगर आपके पास डॉलर नहीं रहेगा तो बढ़ेगी महंगाई, और महंगाई का असर आम इंसान पे पड़ता है। 19 नवंबर, आप समझिए 19 नवंबर को पाकिस्तान का, आप विश्वास नहीं करोगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पता कितना था? $22 बिलियन। आर यू किडिंग? व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन से ऊपर चला गया, रिकॉर्ड हाई पे। $22 बिलियन। इनकी इकोनॉमी कभी भी ध्वस्त हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, उसने आंकड़े जारी किए हैं, उसमें $16 बिलियन, तो 22 में से $16 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है, 16 बिलियन। रिमाइंडर कमर्शियल बैंक्स के पास है। ये चीज है। अब समझिए, जब वीक खत्म हुआ, 19 नवंबर तक का यह आंकड़ा है, ये $691 बिलियन से कम हो गया, और ज्यादा कम हो गया। ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है 2018 में 5.8% थी, ठीक है, लेकिन अभी ये 0.99% पे नीचे आ गई, और अभी ये 0.53% पे, यानी कि नेगेटिव में है 2020 में। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भयानक करेंट अकाउंट डेफिसिट आ गया। करेंट अकाउंट डेफिसिट मैंने बता दिया, एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो कुछ बचा ही नहीं है। एक तरीके से इन सिंपल वर्ड्स, पाकिस्तान खत्म हो चुका है। किसी भी देश को बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक चाहिए आपको पैसा, जो इस समय चाइना के पास है। अब पैसा आने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको अपनी एक रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, आपको रोजगार देना पड़ता है, आपको एग्रीकल्चर में बहुत काम करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम करना पड़ता है, वो पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। दूसरा, अच्छी मिलिट्री, ठीक है। तीसरा, एजुकेशन, और चौथा आपका हेल्थ। तो अगर ये चारों चीजें हैं, देश इन्हीं से ही तो बनता है। हालांकि इकोनॉमी और मिलिट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छी होगी तो एजुकेशन बढ़िया होगी, हेल्थ बढ़िया होगी। तो आप समझिए कि इकोनॉमी पाकिस्तान की खत्म हो चुकी है, खत्म। मिलिट्री इनकी बढ़िया है, लेकिन मिलिट्री भी तो पैसे से ही चलेगी। जब पैसा ही नहीं होगा, भाई इतिहास गवाह है,
यहां पे सैन्य तख्ता पलट क्यों हुए हैं? पैसे की वजह से। सोल्जर्स को पैसे नहीं मिलते। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया था? पैसे ही नहीं मिल रहे थे भाई वहां पे। ऐसा तो हाई डेफिसिट है, हाई डेफिसिट, बहुत बुरी हालत है इस समय। ये चीज है। अगर हम कंपेयर करें एक तरीके से, मैं आपको बताता हूं, मैं 2000 काम करता हूं, 2020 लिखता हूं और 2022 लिखता हूं और यहां पे देश लिखता हूं, मैं कंपेयर करता हूं इन्फ्लेशन कितना ज्यादा है, हर साल इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम वैसे इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो इन्फ्लेशन 2021 में है वो 5.5% है। ठीक है, 2021 लिखता हूं मैं, ठीक है, और ये 2022 आते थे 4.8% हो जाएगा। अच्छा, 2019 में कितना था? नहीं, 2020 में कितना था? 2020 में अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 6.2% के करीब था। तो हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई हमारी धीमे धीमे घटती जा रही है। देखिए, पैंडेमिक की वजह से इन्फ्लेशन बहुत, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। 2019 में 4.8% था। कहने का मतलब ये है कि 4.8% था हमारा 2019 में इन्फ्लेशन। ठीक है, अब 2022 में कितना हो जाएगा? ये वापस हम 4.8 पे आ जाएंगे, यानी कि एक तरीके से फिर इससे कम होगा। अच्छी बात है। 2018 में 3.4% था। ये बात हुई भारत की। याद रखिएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, भारत में, वो 4.8% तक रहेगा। अच्छा, अब पाकिस्तान की बात करते हैं। बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान में ये इन्फ्लेशन चला जाएगा 7.5%। ये चीज है। फिर उसके बाद IMF की बात करते हैं। IMF बेल आउट, याद रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल। तो IMF की बात करते हैं। देखिए, IMF ने भी वादा किया था कि हम, चलो ठीक है, तुम्हारे स्पेशल ड्राइंग राइट्स बढ़ा देंगे, SDR बढ़ा देंगे। तो ये लगभग $6 बिलियन का फंडिंग पैकेज पाकिस्तान को देने की बात कही थी, लेकिन IMF ने इसको बोल दिया कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर हमको भरोसा नहीं है। आप कमिट करो, आप कमिट करो। IMF लोन दे रहा था पाकिस्तान को, लेकिन आप कमिट करो कि आप रिफॉर्म करोगे, जो पब्लिक डेट है, जो कर्जा है, आप उसको रिड्यूस करोगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो इसी साल रोक दी गई। लेकिन फिर 22 नवंबर को एक एग्रीमेंट हुआ। अब पाकिस्तान अथॉरिटीज और IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था ये बेसिकली, ठीक है, कि यस, 6ठी बार IMF ने रिव्यू की, बोला था कि पांच बार रिव्यू किया था, पाकिस्तान फेल। 6ठी बार रिव्यू की बात कही थी कि 6th रिव्यू हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं अगर सही रहा, सब कुछ सही रहा, तो 750 मिलियन के हम आपको स्पेशल ड्राइंग राइट्स, मतलब 750 मिलियन के स्पेशल ड्राइंग राइट का मतलब होता है $1 बिलियन के करीब। आपको हम इतना पैसा जो है वो दे देंगे, यानी कि टोटल डिस्बर्समेंट मतलब $3 बिलियन का हो जाएगा। $3 बिलियन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, ये हुआ था 21 नवंबर के करीब, ठीक है, नहीं सॉरी 22 नवंबर के करीब। 22 नवंबर के करीब फाइनली पाकिस्तान और IMF में डील क्रैक हो गई। IMF ने बोला कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 5 बार हमने तुमको देखा, तुम नहीं माने, 6ठी बार अगर तुम्हारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट आया होगा तो हम तुमको पैसा दे देंगे। वो $3 बिलियन के करीब था, ठीक है ना। स्पेशल ड्राइंग राइट्स के IMF जो है वो SDR के फॉर्म में पैसा देता है। लेकिन उसी दिन शौकत तरीन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है, उन्होंने ये बोला कि हम 4 और एक्शंस लेंगे। सबसे पहले तो टैक्स एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर देंगे। यानी अब आप एक बताइए, टैक्स एग्जेम्पशन समझ लो ना कि आपको टैक्स देना है, लेकिन चलो थोड़ा कम दे दो। सरकार सब्सिडीज देती है, अनुवृत्तियां गरीबों के लिए, जैसे जो सिलेंडर है आपको 400 रुपए का मिलता है, एक्चुअली में 1000 रुपए का है, 600 रुपए की सरकार सब्सिडी देती है, ठीक है, सरकार अपने पास से पैसा देती है। तो अब ये खत्म कर देंगे हम। ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला। पेट्रो प्रोडक्ट्स पे हम और टैक्स लगाएंगे। पावर टैरिफ, बिजली महंगी हो जाएगी, और ऑडिट करने वाले हैं $1.4 बिलियन का जो एक्स्ट्रा फंड आया है ना, उसका ऑडिट होगा। तो आप ये बात समझिए कि ये सारी चीजों तो एक कॉमन इंसान के ऊपर बर्डन डालेंगी ना, ये चीज है। हालांकि डील फाइनलाइज हुई और जो पाकिस्तान सरकारी बॉन्ड्स का जो मार्केट था वो 1.83 से 2.8% तक चला गया, ठीक है ना, यानी कि काफी अच्छा रहा। सऊदी डील की बात करें, 27 नवंबर को फिर पाकिस्तान ने यही था कि $3 बिलियन की डील जो है वो सऊदी अरेबिया से क्लिंच कर ली, लेकिन वो सेंट्रल बैंक में ही अमाउंट रहने वाला है, मतलब वही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब $3 बिलियन से ये बोला गया कि $1 बिलियन ऑलरेडी डिस्पर्स हो गया है।
तो उसके बाद जो बाकी का अमाउंट है, मतलब एक तरीके से जो पैसा मिल रहा है वो SBP के डिपॉजिट्स में रहेगा। सो पाकिस्तान जो है वो लगभग पिछले 2 महीनों में $7 बिलियन जुटा चुका है। 3 बिलियन आपके सऊदी अरब से, 1.2 बिलियन सऊदी ऑयल फैसिलिटी से, बाकी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और बाकी IMF। ठीक है, इन्फ्लेशन सर्ज की बात करते हैं तो अब देखिए पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा रहा। ये अक्टूबर में 9.2% था, नवंबर में 11.5% हो गया। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। आप समझिए जनवरी 2020 में इन्फ्लेशन लगभग 24% के आसपास था। फूड आइटम्स, मिल्क, चिकन, इन सब के प्राइस बहुत ऊपर चले गए। लेकिन इन्फ्लेशन ग्लोबल कमोडिटी पर भी डिपेंड करता है, काफी दिक्कतें रही। करंट अकाउंट डेफिसिट्स की बात करें तो पाकिस्तान का करंट सितंबर और अक्टूबर में काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा। और मैंने आपको बताया ना, बार बार आगे चला जा रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट से ही आपकी देश की दिशा जो है वो तय होती है। कुल मिला के बात क्या है, कुल मिला के अगर हम कंक्लूड करें तो पाकिस्तान 2021-2022 में 5% से ग्रो करेगा। लेकिन ये डेटा जो है हाईली मैनिपुलेटेड लगता है, क्योंकि देखिए सितंबर में फिच ने बोला था कि हम 4.2% से पाकिस्तान की ग्रोथ रेट होगी, 4.2%। तो ये चीज है, यानी कि पाकिस्तान की सरकार तो कह रही है, अब देखिए बेल आउट पैकेज और बाकी तो इनकी इकोनॉमी 5% से ग्रो होगी, लेकिन मुझे ये हाईली अनलाइकली लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि बुरी हालत है इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी की। तो देखेंगे फिलहाल क्या होता है। फिलहाल हम नहीं चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क, छोटा भाई है भाई भारत का, भले ही थोड़ा सा नाकारा हो गया है, उसको कान पकड़ के वापस रास्ते में लाने की जरूरत है। तो लोग तो सेम ही है वहां के, लेकिन सरकार सही नहीं है पाकिस्तान की, बहुत ही बेकार, बहुत ही बकवास सरकार है। फिलहाल आपको पता ही मैं डिजिटल बोर्ड पे आने वाला था, तो भाई वेंसडे तक, और हो सकता है ये और भी थोड़ा सा डिले हो जाए। वेंसडे तक मैंने डिले कर दिया है, क्योंकि दोस्तों स्टूडियो सेटअप में प्रॉब्लम आ गई थी। जो स्टूडियो सेटअप करने वाले थे उनकी फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई। अब सारी क्लासेस डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे ही होगी, तो बहुत मजा आने वाला है। ओके, कुछ नहीं पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। ऐसे अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल पे डाला है, थैंक यू सो मच। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें।